थैंक यू अपने बारे में कुछ बताइए आप। सर। मैं अररिया ज़िला से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया से हुई है। मैंने हायर एजुकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरा किया है और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। वर्तमान में मेरा सिलेक्शन 67 बीपीएससी एज ए सब डिविजनल बीसीईबीसी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में हुआ है और मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। और उसके पहले आपने जीविका में वर्क किया है? जी सर। ओके। एजुकेशन के लिए आपने 12th के बाद बिहार को छोड़ दिया, ऐसा क्यों? सर मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना था। और साथ ही साथ मैं चाह रही थी कि एक बेहतर संस्थान में मेरा एजुकेशन हो, तो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में सुन रखा था पहले से ही। तो क्या क्या अच्छा लगा आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने में? वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है खास करके वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हमें बताएंगी जो कि अभी भी बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में लैकिंग है? वहाँ पे सर क्लासेस डेली होती है और हालांकि मैं बिहार में हायर एजुकेशन के लिए कभी ट्राई नहीं की हूँ, तो मुझे यहाँ की स्थिति के बारे में ज़्यादा प्रैक्टिकली मालूम नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है तो हाँ उस आधार पे। अच्छा, तो पहला हो गया कि रेगुलर क्लासेस और टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच में जो एक बॉन्डिंग होना चाहिए। क्लासेस के अलावे कोई भी सजेशन लेना हो तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है वहाँ पे। इसके अलावा कोकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे काफ़ी मुखर है। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ की आप बात कर रहे हैं? ठीक है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो शुरू से ही नॉन अलाइनमेंट की रही है। लास्ट के कुछ ईयर्स में आपको लगता है कि वो जो हमारी पॉलिसी है वो अभी हम परस्यू कर रहे हैं या कुछ चेंजेस आए हैं हमारे? जैसा कि सर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हमारी उस समय में जो फॉलो की गई थी, क्योंकि उस समय उसने दिया था ये पॉलिसी, कब स्टार्ट हुआ था ये? ये सर 60 के एरा में शुरू हुआ था, जो कि हमारे नेहरू जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। उसके अलावा और भी लीडर्स थे अदर कंट्रीज के, उनके द्वारा ये मुहिम शुरू की गई थी। अच्छा, तो क्या अभी भी हम स्टिक कर रहे हैं उस पॉलिसी पे? और क्या कहता है ये नॉन अलाइन मूवमेंट? सर उस समय का जो सिनेरियो था कोल्ड शीत युद्ध का, तो उस समय में विश्व दो खेमों में बट गया था। और एक पूंजीपति कैपिटलिस्ट विचारधारा से रिलेटेड थी। कौन लीड कर रहा था उस ग्रुप को? अमेरिका, यूएस। अच्छा, और दूसरा सोवियत संघ, जो हालांकि अभी रसिया के रूप में जाना जाता है। वो किस तरह की विचारधारा थी? समाजवादी थी। यस सर। अच्छा, ओके। और फिर उस समय में चूंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे लीडर्स नहीं चाह रहे थे कि हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपने विकास को बाधित करें किसी भी गुट में शामिल होकर, और हम अपना विकास चाह रहे थे, इसलिए हमने स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया। किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। और मॉडर्न टाइम्स में क्या हम उसी पॉलिसी पे हैं या कुछ चेंज हुआ है वहाँ पे? सर एक लॉन्ग टर्म वर्जन पॉलिसी के रूप में देखा जाए तो आज भी इंडिया इस पे कायम है, नॉन अलाइनमेंट पे। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो जिस तरह की सिचुएशन आज बन रही है तो हम अलाइनमेंट भी कर रहे हैं, जैसे क्वाड जैसे ग्रुप में हैं, इसके अलावा G20 है, और तो इस तरह के ग्रुप्स में हम कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आज हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। लेकिन कुछ कंट्रीज हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं, है ना? वो कहते हैं कि हमारा जो स्टैंड है यूक्रेन के इशू पे या इजराइल के इशू पे वो हमारे नॉन अलाइनमेंट से डेविएट कर रहा है, तो ऐसा आपको लगता है? सर एज ए स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी जो पॉलिसी है
वो रन कर रही है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की बात जब आती है, जब पब्लिक जो हमारे अपनी जनता है उनके हित की बात आती है, तो हम अपने हित को पहले रखते हैं। अच्छा, जो इजराइल इशू है उस पे अभी तक का इंडिया का क्या स्टैंड है? अभी जो रिसेंट इजराइल इशू आ रहा है। यस सर, लॉन्ग टर्म में जैसे इंडिया का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है कि 2 नेशन पॉलिसी होनी चाहिए, जो यूएन भी सपोर्ट करता है। और जहाँ तक ह्यूमैनिटी की बात है, जो ह्यूमैनिटी क्राइसिस अभी वॉर के सिचुएशन में हो रही है, तो इंडिया इसका सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए वो इंडिया, हमारे यहाँ के लीडर जो हैं वो पीस की बात कर रहे हैं और मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, डायलॉग्स की बात कर रहे हैं। हालांकि जब रूस यूक्रेन वॉर चल रहा था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आज का एरा जो है वो युद्ध का नहीं है। तो इस बात से क्लियर होता है कि हमारा देश और हमारे जो लीडर्स हैं वो युद्ध के समर्थन में नहीं है। तो वहाँ भी तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हमें क्रिटिसाइज करते हैं, यूक्रेन वॉर में भी। जी सर, चूंकि जब बातें होती है तो कुछ क्रिटिसाइज भी किया जाता है, कुछ सपोर्ट भी किया जाता है, तो वो क्या अपने आपको लगता है कि हमारा क्रिटिसिज्म करना उनका सही है? सर अगर डेमोक्रेटिक वे में देखें तो क्रिटिसाइज करना वो उनके विचार हैं, और अगर हम कुछ सही ग्राउंड हैं। होगा ना, कुछ तो उनका भी ग्राउंड होगा और कुछ हमारा उसका काउंटर ग्राउंड होगा। क्या है वो ग्राउंड? सॉरी सर, ग्राउंड के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है। रिसेंटली रेड सी में कुछ चल रहा है, क्या है वो इशू? सर हाल फिलहाल में वहाँ एक कार्गो शिप को हुती विद्रोही के द्वारा जो है हाईजैक कर लिया गया था। एक शिप को हाईजैक कर लिया गया था या अटैक किया गया था? अटैक किया गया था, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, तो कौन, किसकी थी, क्या कौन सी शिप थी वो, किस कंट्री की? सर जहाँ तक मुझे मालूम है वो ब्रिटेन की थी। अच्छा अच्छा, तो अगर वो एरिया ब्लॉक होता है ना, तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड जो एशिया में, साउथ एशिया में होगा वो किस रूट से होगा? केप ऑफ गुड होप से। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सर वो अफ्रीका वाले रूट से लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो लॉन्ग रूट लेने से खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, जो गुड्स का कैरी करने का जो वैन आएगा उससे आम पब्लिक पे इसका असर पड़ेगा कि चीज़ें महंगी हो जाएगी। और दूसरा ये हम देख सकते हैं कि अगर इसका समय ज़्यादा लगता है तो हो सकता है कि सामान की क्राइसिस हो जाए, सही समय पे डिलीवरी ना हो तो फूड क्राइसिस हो, अदर गुड्स की क्राइसिस हो सकती है। क्या कारण था कि सोमालिया का फिशर्समैन मोस्ट ऑफ देम सी पायरेटर के रूप में बदल गए? सर डीपली तो जानकारी नहीं है, और जैसा कि हो सकता है वहाँ पे रोजगार के साधन नहीं हो, गरीबी हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो वहाँ पे इस तरह की स्थिति जन्म गई हो। बस यही कारण था उसका? सॉरी सर, डीपली नॉलेज नहीं है। अब बैडमिंटन का दिया है, यस सर। हॉबी खेलती हैं बैडमिंटन? यस। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, उसमें एक इंडिया का खिलाड़ी जीता था, टॉप अवार्ड जीता था। वो कौन था? मिस्टर प्रकाश पादुकोण। एक इंडिया नेशनल लेवल का प्लेयर, टॉप का प्लेयर था, उसको बाद में हत्या कर दिया गया था। वो कौन था? सॉरी सर, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं अनुमान लगा सकती हूँ। क्या बोले हम? परमिशन देंगे तो? हाँ हाँ सर सरनेम याद है, शायद मोदी हाँ, उनका ठीक, सरनेम ठीक, था। ठीक, ठीक। ये जो बीना कन्वेंशन है 1961 का, ये क्या कन्वेंशन बोलता है? सॉरी सर, अभी मैंने इसको देखा नहीं है। कनाडा और इंडिया के बीच में जो राजनयिक का जो निकासी का चल रहा था, किस कन्वेंशन के अंदर में गाइड हो रहा था? इंडिया और
कनाडा के बीच में हाई लेवल का जो राजनयिक है उसको क्या बोला जाता है? माफी चाहूंगी सर। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, इसमें क्या अंतर है? हाई कमिश्नर जो ब्रिटेन के अंदर शासित जो देश थे, तो वहाँ पे जो राजदूत अपॉइंट होते हैं उनको हाई कमिश्नर के रूप में जाना जाता है। तो उसको कुछ खास नाम होगा ना, वैसे कंट्री का कुछ नाम होगा। ब्रिटेन का शासन था ठीक है, लेकिन वैसे कंट्री का कुछ खास नाम दिया गया है। कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है कॉमनवेल्थ। यस। कॉमनवेल्थ गेम में ये बैडमिंटन शामिल है? सॉरी सर। अभी एशियाड हुआ है, एशियाड में लेडीज में कौन इंडियन प्राइज जीती है बैडमिंटन में? एशियाड में इंडिया की है, उसका नाम क्या है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा आप जीविका में काम किए ना? रहा। यस। हरित जीविका हरित बिहार, ये क्या है? स्लोगन है ये बिहार दिवस का। बस मात्र स्लोगन है? नहीं सर, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम भी है इसके क्या है अंदर। इसमें? इसके अंतर्गत जैसे कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, प्लांटिंग, और जितने भी पुराने समय के जो तालाब हैं इसको रिवाइव करना और नए तो जल जीवन हरियाली बोल रही हैं आप। जी सर। हरित बिहार हरित जीविका, ये हम पूछ रहे हैं। हरित जीविका हरित बिहार ये स्लोगन है, लेकिन ये किसी स्कीम का पार्ट है, हेडिंग है। सॉरी सर। वो जैविक खेती के बारे में सुनी है? जी सर। क्या है जैविक खेती? बिहार में क्या इसमें कर रहा है ना? जैविक खेती के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें कि 13 जिला शामिल है। कौन कौन कॉरिडोर है उसमें? 13 जिला। 13 जिला का नाम बताइए एक तरफ से। सॉरी सर। किस कॉरिडोर कहाँ पर है? ये गंगा के किनारे है। अच्छा, तो गंगा के किनारे का डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बता सकते हैं? सर अभी पूरी तरह से याद जो नहीं है। ट्राई कीजिए बक्सर तरफ से, बिहार में रहती है ना? जी सर। बक्सर, हाँ बोलते हैं। भोजपुर, पटना, वैशाली, बेगूसराय। वैशाली से पश्चिम तरफ और बताइए। बेगूसराय पश्चिम के तरफ। वैशाली के पश्चिम तरफ। पश्चिम के तरफ याद नहीं ठीक आ है, रहा बेगूसराय बताइए। और सर। बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय और भागलपुर, मुंगेर। इतना याद आ रहा है। और जो फाइनेंस सर्विस आपने दिया है, Yes, तो बिहार गवर्नमेंट का फाइनेंस का क्या क्या स्रोत है? रेवेन्यू का क्या क्या स्रोत है? दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बताइए। इसमें जैसे सर प्रॉपर्टीज पे भी टैक्स लगता है, और प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लग रहा है जीएसटी के थ्रू भी टैक्स आता है जो इनडायरेक्ट टैक्स में है। कहाँ से आता है? जीएसटी के थ्रू सर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको तो मर्ज कर दिया गया है, तो स्टेट जीएसटी जो लगता है सर उसके माध्यम से। जीएसटी लगता है? जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, सब सामान पर लग जाता है जो बाहर से। जीएसटी फिर क्या है? जीएसटी में सर 3 तरह के, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 3 तरह के। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगता है, और एक स्टेट ओरिएंटेड है, और एक जो नहीं, ये दो। जैसे मान ली कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें ले रही है, तो बिहार गवर्नमेंट भी ले रही है उसमें? जी सर, देखा है मैंने। कौन सी में? स्टेट जीएसटी करके टैक्स कौन लगता किस है उत्पाद में? सर। ये तो मैं बता नहीं पाऊंगी, सॉरी सर। अच्छा, तो ये जो बिहार में जो जीएसटी कलेक्ट होता है किसके एक्सचेकर में जाता है? मेजर पोर्शन क्या है, वो कहाँ जाता है? स्टेट कलेक्टेड टैक्स स्टेट के पास रहता है, और जो सेंट्रल कलेक्टेड टैक्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सन यात सेन सनियाद से। किसके डायनेस्टी को खत्म किया था चाइना में? सॉरी सर। ओके। COP28 के बारे में सुना? यस सर। अभी हाल में बैठक हुई है, बताएं कुछ COP28 के बारे में।
COP28 पर्यावरण को संरक्षित करने से संबंधित एक प्रोग्राम है जिसकी बैठक COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म है। तो इसकी बैठक होती है सालाना और कहाँ बैठक हुई है? यूएई में। इसमें पेरिस जलवायु सम्मेलन की बात कही गई थी। जी सर। क्या है पेरिस जलवायु सम्मेलन? 2015 में कोप की बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो उसके कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम लोग 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक रोकेंगे। तो इसी रेजोल्यूशन को पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। ब्रिक्स, जी सर। उसके बारे में बताएंगे? ब्रिक्स एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना 2009 में हुआ था और वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं उसको एक्सटेंड किया गया है। कुल 4 मेंबर को जोड़ा गया है। 4 मेंबर को जोड़ा गया है यस या 5 मेंबर को जोड़ा गया है? सर हो सकता है 5 हो, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कौन सा देश जिसने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया? सॉरी सर। पीएम मातृ वंदना योजना क्या है ये? इसके अंतर्गत जो लैक्टेटिंग माएँ होती है और जैसे लड़की के जन्म पे इसमें सरकार के द्वारा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। वो तो सेकेंड फेज की बात हो गई। अगर सेकेंड बच्चे अगर लड़की होती है तब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में क्या है? अगर पहली बार अगर माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या प्रावधान है? सॉरी सर। कोरोना का जो भी नया वेरिएंट है, क्या नाम है उसका? सॉरी सर। भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? चूंकि ये बहुत बड़ी संकल्पना है तो हर डायमेंशन से हमें देखना पड़ेगा। ये 2-3 बताइए। जैसे इकोनॉमिक डायमेंशन से देखें तो अभी वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, मेक इन इंडिया, जॉब। कोहरा और कुहासा में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। ओके, थैंक यू। कब है आपका? 11 को। ठीक है, अच्छा है आपका। आप तो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट है। आपको तो ये पता है कि इंटरव्यू को कैसे हैंडल करना है, तो अच्छा है आपका, है ना। आप अच्छे से बातचीत कर लेती हैं, सोच के आप, है ना। कुछ अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर उसे याद करके आप बताती भी हैं। सब कुछ ठीक है ना। कोई ऐसा मेजर इशू नहीं नज़र आया जिस पे आपको काम करना है। बस 1-2 चीज़ है, जैसे PSIR है आपका और पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो जो यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आप देखिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ हमें बोलते हैं कि इनडायरेक्टली हम लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। वो हमें कहते हैं कि उनसे हमें ऑयल नहीं लेना चाहिए और भी बहुत तरह की चीज़ें वो हमें बोलते हैं। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट का गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन दिया है अभी तक, वो भी आपको पता होगा। जी सर। उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर का एक बहुत फेमस सेंटेंस भी है वहाँ पे, है ना। तो वो मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप बता पाएंगी वहाँ पे। तो ये सब मतलब कितने अच्छे तरह से हम कम से कम समय में अपने आंसर को डिलीवर कर पाएँ, एक अरेंज्ड मैनर में डिलीवर कर पाएँ, यही है हमारा, ठीक है। और सब कुछ अच्छा है। सर जॉब से जो वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ तो उससे क्या सवाल बन सकते हैं? अभी तो आप ज्वाइनिंग नहीं हुई आपकी, अभी तो ओनली सिलेक्शन हुआ है ना। तो आपको क्या पता कि क्या वो होता है वहाँ पे, उससे कोई खास नहीं बने। जितना आप जानते हो बैकवर्ड क्लासेस के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो स्कीम कर रही है, बिहार गवर्नमेंट, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए बस। आप तो जब ज्वाइन करोगे तब ना आप जानोगे कि क्या होता है। yes, तो जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आप जान लीजिए बस, ठीक है। और एक लास्ट सवाल, जैसे कि वो पूछेंगे आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, फिर क्यों अपेयर हो रहे हो? हाँ ठीक है। और बेहतर जो जॉब प्रोफाइल है, जैसे ये जो आपका है, इसका ये पे बैंड क्या है? लेवल 7 है। तो मुझे 9 वाले में जाना है, सीधे एकदम स्ट्रेट,
कि हर आदमी का अपना एक ये है ना, एक उसका राइट भी है, संविधान भी हमें राइट देता है। आप तो जानते हो, आप बेटर बता सकते हो, पॉलिटिकल साइंस है, कि हमें अपने अपग्रेडेशन ग्रोथ के लिए जाना है हमें। तो इसी के लिए मैं बेटर पे लेवल में जहाँ से कि मैं और वाइड एस्पेक्ट में मेरे पास और भी काम करने की अथॉरिटी होगी, तो मैं वाइडर सोसाइटी को बेनिफिट कर सकती हूँ, ऐसा कुछ बोलना है ना। और बिल्कुल आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए अधिकार देता है, बस। ठीक। सर जीएसटी वाला सवाल जीएसटी के जो आपने पूछा, जीएसटी का जो है, जो सेंट्रल का जीएसटी है, तो उसके एक सेक्टर में जाएगा ना। फिर फाइनेंस कमीशन बना हुआ है, जीएसटी का काउंसिल बना हुआ है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट करता है कैसे कैसे किसको। इसको अच्छे से उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ज्यादा डीप तो नहीं पढ़ना। नहीं ज़्यादा नहीं, हाँ, जो ज़्यादा डीप का टाइम भी नहीं ना। अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, वो तो जितने भी जीएसटी से रिलेटेड चीजें हैं जो हम जीएस में भी पढ़ते हैं, बस उतना ही, बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं जाना है हमें। ठीक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।